आखिर क्या है गवर्नेंस थ्रू मीडिया की फिलॉसफी? इस बारे में जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। ये थ्योरी है गुड गवर्नेंस में एक नया प्रयोग। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही अपना रहे हैं इस व्यवस्था को, लेकिन राजस्थान में सरकार के मीडिया मैनेजमेंट का हाल बेहाल। इस व्यवस्था के अंतर्गत मीडिया एडवाइजर या मुख्यमंत्री सचिवालय का एक अफसर पढ़ता है सारे अखबार। सुबह 5:30 बजे पढ़ता है सारे हिंदी और अंग्रेजी के 30 अखबार और फिर उनमें से छांटता है जनता से जुड़ी उन समस्याओं और विषयों को जिनमें मुख्यमंत्री या सरकार का हस्तक्षेप है अपेक्षित। और इसके लिए लगभग 7:30 बजे 2-3 पेज का एक नोट जाता है मुख्यमंत्री को और उस नोट के आधार पर मुख्यमंत्री करते हैं संबंधित कलेक्टर्स, एसपीज और दूसरे आला अफसरों को फोन। और सुबह 7:30 बजे ही मुख्यमंत्री का फोन आते ही कई अफसर हो जाते हैं ऊब चुप, क्योंकि नहीं पढ़े होते हैं ये अखबार। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने अखबार तब तक नहीं पढ़ा होता है। ऐसे में जन समस्याओं के प्रति मुख्यमंत्री की पहल और जागरूकता दिखती है साफ, और आमतौर पर फिर उसी दिन हो जाता है अखबार में प्रकाशित जन समस्याओं और शिकायतों का निराकरण। क्या राजस्थान में सीएम गहलोत भी शुरू करवाएंगे इस प्रगतिशील व्यवस्था को? प्रदेश में मौसम से जुड़ी अपडेट। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश फतेहपुर सीकर में 41 mm, पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान के जायल नागौर में 15 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं आज भी जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कल भरतपुर, जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में अलर्ट, संभाग के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। आगामी 23 और 24 जनवरी से तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार जो मौसम है उसका अपडेट भी आपको बता रहे हैं कि जो तापमान है वो गिर रहा है और आने वाले 1-2 दिन में और गिरावट की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। जैसलमेर में कोरोना ने लगाया हवाई सेवा पर ब्रेक। कोरोना बंदिशों ने लगाया हवाई सेवा पर ब्रेक। आज जैसलमेर से सभी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। आज ना तो कोई फ्लाइट आई और ना ही जैसलमेर से कोई फ्लाइट गई। मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर और दिल्ली की फ्लाइट्स भी रद्द हुई हैं। यात्री भार की कमी के कारण हवाई सेवा पर ब्रेक लग गया है। सूत्रों के अनुसार मुंबई और बेंगलुरु का आगामी फरवरी माह तक कोई शेड्यूल नहीं है। वहीं अहमदाबाद की फ्लाइट पहले ही रद्द हो चुकी है। तो अहमदाबाद की फ्लाइट जो है वो पहले ही रद्द हो चुकी है। और अगर आज की बात करें तो कई जो हवाई सेवाएं हैं उन पर ब्रेक लगा है। कोरोना बंदिशों ने लगाया है ये ब्रेक। जैसलमेर में कोरोना ने हवाई सेवाओं पर ब्रेक लगा दिया। कोरोना बंदिशों ने ये सेवा पर ब्रेक लगाया है। अगर आज जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर से सभी फ्लाइट्स रद्द हो गई। ना तो कोई फ्लाइट जैसलमेर आई और ना ही जैसलमेर से कोई फ्लाइट गई है। मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर और दिल्ली की फ्लाइट रद्द हुई हैं। यात्री भार की कमी के कारण हवाई सेवा पर ब्रेक लगा है। सूत्रों के अनुसार मुंबई और बेंगलुरु का आगामी फरवरी तक कोई शेड्यूल नहीं है और वहीं अहमदाबाद की फ्लाइट पहले ही रद्द हो चुकी है। राजस्थान में 7 दिनों में 68 कोरोना संक्रमितों की मौत। राज्य में कोरोना होने वाली मौत का आंकड़ों पर बोले मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर भंडारी। उन्होंने कहा, जिन लोगों के नहीं लगी वैक्सीन, जिन्हें हैं कोमोरबिड दिक्कतें, जिन्हें हैं अन्य गंभीर शारीरिक दिक्कतें, ऐसे मरीजों की हो रही है कोरोना से मौत। तो कोरोना से मौत के आंकड़े जो बढ़े उसको लेकर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा है, क्योंकि राजस्थान में 7 दिन में ही 68 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है और राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा जिसको लेकर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा है कि जिन लोगों के वैक्सीन नहीं लगी है, जिन्हें हैं कोमोरबिड दिक्कतें, जिन्हें हैं अन्य गंभीर शारीरिक दिक्कतें, ऐसे मरीजों को कोरोना से दिक्कतें हो रही हैं और इसके कारण कोरोना से मरीजों की मौत हो रही है।
फर्स्ट इंडिया अखबार में राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट, आरुषि मलिक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बात सीनियर आईएएस आरुषि मलिक की अजीब और अनूठी परिस्थितियों को कर रही हैं हैंडल। पशुपालन, गोपालन और मत्स्य विभाग की सचिव हैं, लेकिन पशुपालन और मत्स्य नहीं है कोई निदेशक। पशुपालन निदेशक की पोस्ट तो जनवरी 2020 से ही खाली है। लक्ष्मण सिंह कुड़ी के ट्रांसफर से मत्स्य में भी कोई निदेशक नहीं है और इन दोनों निदेशकों की जिम्मेदारी भी सचिव आरुषि मलिक पर ही है। राज्य प्रशासन में ऐसी स्थिति पहली बार नजर आई है। इतनी जिम्मेदारियां बखूबी संभालने के लिए की जा सकती है आरुषि मलिक की सराहना। तो आरुषि मलिक तीन विभाग संभाल रही हैं और इन तीनों विभागों के लिए जिस तरह से वो संभाल रही हैं, जिस तरह से उनका काम है, उसको लेकर सराहना भी की जा सकती है, क्योंकि वो लगातार इन विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और मत्स्य में कोई निदेशक नहीं है, तो वहीं पशुपालन निदेशक की पोस्ट जनवरी 2020 से खाली है। लक्ष्मण सिंह कुड़ी के ट्रांसफर से मत्स्य में भी कोई निदेशक नहीं है और इन दोनों निदेशकों की जिम्मेदारी भी सचिव आरुषि मलिक पर है। राज्य प्रशासन में ऐसी स्थिति पहली बार हुई है। इतनी जिम्मेदारियां बखूबी संभालने के लिए की जा सकती है आरुषि मलिक की सराहना। युवा हाथों में कमान, राजस्थान के 33 में से 23 जिलों की कमान युवा आईएएस अफसरों के पास में है। पिछले सप्ताह 23 जिलों में बदले गए कलेक्टर्स। इस तबादला सूची से प्रदेश की फील्ड पोस्टिंग की तस्वीर बदल गई है। महज 10 जिलों में ही प्रमोटी आईएएस को कमान दी गई है। 23 जिलों में डायरेक्ट आईएएस अफसरों की कलेक्टर के पद पर तैनाती की गई है। जयपुर की राजन विशाल को, जोधपुर के हिमांशु गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं अजमेर के अंशदीप और चूरू के सिद्धार्थ सिहाग दो ऐसे कलेक्टर हैं जिन्हें तीसरी बार मौका मिला है। 33 में से 15 जिलों में पहली बार वालों को जिले की कमान दी गई है और इनमें से 6 प्रमोटी और 9 युवा आईएएस अफसर शामिल हैं। तो 6 प्रमोटी अफसर हैं, तो वहीं 9 युवा कलेक्टर्स हैं जिन्हें कमान सौंपी गई है। जिलों की तबादला सूची आ चुकी है और युवाओं के हाथों में कमान नजर आ रही है। राजस्थान के 33 में से 23 जिलों की कमान युवा आईएएस अफसरों के पास में है। पिछले सप्ताह 23 जिलों में कलेक्टर्स बदले गए और इन तबादला सूची से प्रदेश की फील्ड पोस्टिंग की तस्वीर बदल गई है। महज 10 जिलों में ही प्रमोटी आईएएस को कमान दी गई है। वहीं 23 जिलों में डायरेक्टर आईएएस अफसरों के कलेक्टर के पद पर तैनाती की गई है। जयपुर की राजन विशाल को, तो जोधपुर के हिमांशु गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं अजमेर के अंशदीप और जयपुर के चूरू के सिद्धार्थ सिहाग दो ऐसे कलेक्टर हैं जिन्हें तीसरी बार मौका मिला है। 33 में से 15 जिलों में पहली बार वालों को जिले की कमान दी गई है और इसमें से 6 प्रमोटी और 9 युवा आईएएस अफसर शामिल हैं। नए एयरपोर्ट पर बनी प्रगति, तो साथ में बोतल से बाहर आया पुराने एयरपोर्ट का जिद। पुराने एयरपोर्ट की जमीन पर बनेगा मिनी सचिवालय। पहले ही घोषणा कर चुके शांति धारीवाल ने फिर बात को दोहराया है। फर्स्ट इंडिया ने किया था सवाल, भू स्वामित्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होने से जुड़ा सवाल पर बोले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उन्होंने कहा कि हमने नए एयरपोर्ट के लिए फ्री जमीन दी है, उन्हें देना होगा पुराना एयरपोर्ट। और इसी पुराने एयरपोर्ट के पेच में लंबे समय तक उलझी रही थी नए एयरपोर्ट की फाइल। तो पुराने एयरपोर्ट के चक्कर में नए एयरपोर्ट की फाइल जो है वो भी उलझी रही थी, वो भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब नए एयरपोर्ट पर प्रगति हुई है, तो साथ में बोतल से बाहर पुराने एयरपोर्ट का चिन्ह भी आ गया है। पुराने एयरपोर्ट की जमीन पर मिनी सचिवालय बनेगा। पहले ही घोषणा कर चुके शांति धारीवाल ने फिर बात को दोहराया है। फर्स्ट इंडिया ने किया था सवाल, भू स्वामित्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास से होने वाला जुड़ा सवाल था। सवाल पर बोले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उन्होंने कहा था कि हमने नए एयरपोर्ट के लिए फ्री जमीन दी है, उन्हें देना होगा पुराना एयरपोर्ट। और इसी पुराने एयरपोर्ट के बीच में लंबे समय तक उलझी रही थी नए एयरपोर्ट की फाइल।
रोडवेज और परिवहन विभाग से जुड़ी रोचक खबर। परिवहन विभाग ने रोडवेज से भरतपुर में मांगी उपनगरीय मार्गों की एनओसी। रोडवेज ने भरतपुर आरटीओ से इन्हीं मार्गों के लिए परमिट मांग लिया। परिवहन विभाग ने रोडवेज से भरतपुर में नए उपनगरीय मार्ग खोलने के लिए एनओसी मांगी थी। उपनगरीय मार्गों पर नए रूट खोलने के लिए एनओसी मांगी गई थी। पहले तो राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने इसे नियमों के विपरीत बताया और एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। अब रोडवेज प्रबंधन ने इन्हीं मार्गों पर रोडवेज बसें चलाने के लिए आरटीओ से मांग लिया परमिट। तो क्या परिवहन विभाग नए उपनगरीय मार्गों पर बसें चलाने के लिए रोडवेज को जारी करेगा परमिट? तो रोडवेज को क्या परमिट जारी करेगा, ये पूरा मामला और ये पूरी खबर रोडवेज और परिवहन विभाग से जुड़ी हुई। परिवहन विभाग ने रोडवेज से भरतपुर में मांगी उपनगरीय मार्गों के लिए एनओसी। रोडवेज ने भरतपुर आरटीओ से इन्हीं मार्गों के लिए परमिट मांग लिया। परिवहन विभाग ने रोडवेज से भरतपुर में नए उपनगरीय मार्ग खोलने के लिए एनओसी मांगी थी। उपनगरीय मार्गों पर नए रूट खोलने के लिए एनओसी मांगी गई थी। पहले तो राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने इसे नियमों के विपरीत बताया और एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया था। और अब रोडवेज प्रबंधन ने इन्हीं मार्गों पर रोडवेज बसें चलाने के लिए आरटीओ से परमिट मांग लिया है। तो क्या परिवहन विभाग नए उपनगरीय मार्गों पर बसें चलाने के लिए रोडवेज को परमिट जारी करेगा? वन क्षेत्र में अवैध गतिविधि रोकने को लेकर वन विभाग का बड़ा फैसला। अवैध खनन, अवैध कटान और अवैध परिवहन पर गैर वानिकी निशाने पर वन विभाग ने गठित किया राज्य स्तरीय गश्ती दल। डीसीएफ रेखा राम को बनाया 5 सदस्यीय दल का प्रभारी। रेंजर अजय कुमार बड़गुजर, सूरजमल जाट, वनपाल अजय कुमार प्रजापति और वन संरक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा गश्ती दल के सदस्य होंगे और दल अगले 15 दिन तक चलाएगा विशेष अभियान। पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे के निर्देश पर दल कार्रवाई करेगा। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक उदय शंकर ने जारी किए हैं आदेश। तो उदय शंकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये गश्ती दल हर जगह जाएगा, देखेगा, राज्य में जो स्थिति है उसको देखेगा, क्योंकि वन क्षेत्र में अवैध गतिविधि रोकने के लिए वन विभाग ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। अवैध खनन, अवैध कटान, अवैध परिवहन पर और गैर वानिकी निशाने पर है। वन विभाग ने गठित किया राज्य स्तरीय गश्ती दल। डीसीएफ रेखा राम को बनाया 5 सदस्यीय दल का प्रभारी। रेंजर अजय कुमार बड़गुजर, सूरजमल जाट, वनपाल अजय कुमार प्रजापति और वन रक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा गश्ती दल के सदस्य होंगे और दल अगले 15 दिन तक विशेष अभियान चलाएगा। पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे के निर्देश पर दल कार्रवाई करेगा। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक उदय शंकर ने इसके आदेश जारी कर दिए। अमर जवान ज्योति को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। कहा कि दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझाकर 2 ज्योतियों को एक करने का औचित्य हर किसी की समझ से बाहर है। अगर शहीदों के सम्मान में 2 ज्योति जलती रहती तो क्या परेशानी थी? 50 वर्षों से शहीदों को नमन कर रही अमर जवान ज्योति को बंद करना शहादत का अपमान है। ऐसे कुकृत्य करना इतिहास बदलने का प्रयास है, परंतु मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए, ऐसे प्रयासों से इतिहास नहीं बदलता है, बल्कि महान कार्य कर स्वर्णिम इतिहास बनाना पड़ता है। अमर जवान ज्योति पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले सैनिकों की स्मृति थी। इसको बंद कर मर्जर का नाम दे उसे ज्योति की पवित्रता को कमतर करने का प्रयास किया गया है। बांग्लादेश युद्ध विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसा कृत्य करना घोर निंदनीय है। तो लगातार विपक्ष की तरफ से निंदा की जा रही है जिस तरह से मर्ज किया गया है अमर जवान की ज्योति को। अमर जवान ज्योति को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अब बयान दिया और कहा कि दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझाकर 2 ज्योतियों को एक करने का औचित्य हर किसी की समझ से बाहर है। अगर शहीदों के सम्मान में 2 ज्योति जलती रहती तो क्या परेशानी थी? 50 वर्षों से शहीदों को नमन कर रही अमर जवान ज्योति को बंद करना शहादत का अपमान है और ऐसे कुकृत्य करना इतिहास बदलने का प्रयास है। परंतु मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे प्रयासों से इतिहास नहीं बदलता है, बल्कि महान कार्य कर
स्वर्णिम इतिहास बनाना पड़ता है। अमर जवान ज्योति पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले सैनिकों की स्मृति में थी। इसको बंद कर मर्जर का नाम देना उस ज्योति की पवित्रता को कमतर करने का प्रयास है। बांग्लादेश युद्ध विजय के 50 वर्ष पूरा होने पर ऐसा कृत्य करना घोर निंदनीय है। 70 साल की उम्र में सड़क पर दौड़, लेकिन ये सियासी दौड़ नहीं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का फिटनेस चैलेंज। आज सवाई माधोपुर हाउसिंग बोर्ड रोड पर दौड़ी डॉक्टर मीणा। 7 किलोमीटर की वॉक में 2 किलोमीटर जमकर दौड़े मीणा। 5 किलोमीटर पैदल चले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और साथ में मौजूद कुछ युवाओं ने भी मिलाई कदम ताल। इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि ऊर्जा हो तो ऐसी। अभी 2 दिन पूर्व भी लगातार 2 दिन पैदल चलकर गए थे गोविंद देव जी गणेश मंदिर। करीब 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल चले थे। तो किरोड़ी लाल मीणा, जिनका वीडियो अब सामने आया है जब वो 70 की उम्र में सड़क पर दौड़ रहे हैं, और ये सियासी दौड़ नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का फिटनेस चैलेंज। आज सवाई माधोपुर हाउसिंग बोर्ड रोड पर दौड़े डॉक्टर मीणा। 7 किलोमीटर की वॉक में 2 किलोमीटर जमकर दौड़े मीणा। 5 किलोमीटर पैदल चले और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साथ में मौजूद कुछ युवा भी उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो जिसको देखकर सभी लोग उनकी ऊर्जा की तारीफ कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पूर्व भी लगातार पैदल चलकर गए थे गोविंद देव जी मंदिर और गणेश मंदिर। करीब 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल चले थे किरोड़ी लाल मीणा। आईपीएल नीलामी के लिए 1214 खिलाड़ी रजिस्टर्ड। 896 भारतीय और 318 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। 270 इंटरनेशनल और 903 घरेलू खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे ज्यादा विदेशी खिलाड़ी 59। ऑस्ट्रेलिया से टीमों ने 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। लखनऊ टीम से खेलेंगे राजस्थान के रवि बिश्नोई। राजस्थान के रवि बिश्नोई लखनऊ टीम से खेलेंगे। और अब क्योंकि आईपीएल नीलामी के लिए 1214 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 896 भारतीय हैं, वहीं 318 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। 270 इंटरनेशनल और 903 घरेलू खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे ज्यादा विदेशी खिलाड़ी हैं 59 ऑस्ट्रेलिया से। टीमों ने 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। लखनऊ टीम से खेलेंगे राजस्थान के रवि बिश्नोई। परीक्षा में सवालों से पहले कड़ाके की सर्दी से करना होगा सामना। फायरमैन भर्ती परीक्षा में परीक्षा से पहले गर्म कपड़े उतारकर देनी होगी तलाशी। परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन जारी। नकल रोकने के लिए कड़ाके की सर्दी में जैकेट, ब्लेजर, शॉल, मफलर पर पाबंदी रहेगी। सर्दी से बचने के लिए सिर्फ शर्ट, बिना जेब वाली स्वेटर ही पहन सकेंगे। महिला अभ्यर्थी भी हैट, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगी। बोर्ड 629 पदों के लिए 29 जनवरी को आयोजित कर रहा है फायरमैन भर्ती परीक्षा। परीक्षा में प्रदेश के 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो प्रदेश के 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन सबसे बड़ी असुविधा कहें या चुनौती रहेगी कि सर्दी में आपको स्वेटर नहीं पहनने को मिलेगा, मफलर नहीं पहनने को मिलेगा, क्योंकि परीक्षा में सवालों से पहले कड़ाके की सर्दी से आपका सामना होगा। फायरमैन भर्ती परीक्षा में परीक्षा से पहले गर्म कपड़े उतारकर तलाशी देनी होगी। परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ये गाइडलाइन है। नकल रोकने के लिए कड़ाके की सर्दी में जैकेट, ब्लेजर, शॉल, मफलर पर पाबंदी रहेगी। सर्दी से बचने के लिए सिर्फ शर्ट, बिना जेब वाली स्वेटर ही पहन सकेंगे। महिला अभ्यर्थी भी हैट, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगी। बोर्ड 629 पदों के लिए 29 जनवरी को आयोजित कर रहा है फायरमैन भर्ती परीक्षा। परीक्षा में प्रदेश के 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे।